ओके गाइस, तो अब हम लोग अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज़ स्टडिंग अबाउट ओम्स लॉ। के ओम्स लॉ क्या होता है। हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ ली, हमें पता चल गया करंट क्या होता है, वोल्टेज की टाइप्स क्या हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने कैलकुलेशंस करी, हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बारे में पता चला, हमें एनर्जी की एक रिलेशन पता चली, बेसिकली वर्क डन और चार्ज की रिलेशन पता चली ईएमएफ के थ्रू। और फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस की एक रिलेशन निकाली जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब हम लोग थोड़ा सा पहले बैटरीज के ऊपर बात करते हैं कि बैटरीज की जो कन्फिग्रेशन होती है, बेसिकली व्हाट कन्फिग्रेशन है, कि हम बैटरीज को लगाते किस तरीके से। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास बैटरी का जनरलाइज सिंबल ये होता है, सही है, जिसमें ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड आपकी नेगेटिव होती है। लेट्स इट्स अ 12 वोल्ट बैटरी। अब बैटरी की दो कन्फिग्रेशंस होती हैं, एक होती है सीरीज़ और एक होती है पैरेलल। यानी हम सीरीज़ और पैरेलल को इस तरह कंसिडर करते हैं कि अगर मैं बात करूं तो सीरीज़ का मतलब ये है कि एक बैटरी के बिल्कुल पीछे दूसरी बैटरी को प्लेस किया गया, ठीक है। सो ये इस तरीके से लग रही होती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। तो अगर ये 12 वोल्ट की एक बैटरी थी, फिर 12 वोल्ट की ये दूसरी थी और 12 वोल्ट की ये तीसरी थी, तो ओवरऑल अगर हम सीरीज़ में कोई भी बैटरी लगाते हैं तो वो तीनों जितनी भी नंबर ऑफ़ बैटरीज होती हैं उनके वोल्टेजेस को ऐड अप करती है या सम अप करती है। तो हमारे पास यहाँ पे 36 वोल्ट्स इन टोटल आंसर आएगा। यानी अब ये एक सिंगल बैटरी बन जाएगी, एक बड़ी बैटरी बन जाएगी जिसकी वैल्यू 36 वोल्ट्स होगी। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है। अब हम मूव करते हैं पैरेलल के ऊपर। गाइस, पैरेलल बैटरी में पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये होती है कि हमने एक बैटरी ऐसे लगाई और उसी के नीचे हमने या उसी के पैरेलल में हमने एक और बैटरी को फिक्स कर दिया, सही है। अब जब हम एक और बैटरी को पैरेलल में फिक्स करते हैं, लेट्स से ये 3 वोल्ट थी, ये भी 3 वोल्ट की, ये भी 3 वोल्ट की। रिमेंबर 3 वोल्ट मैं खुद ले रहा हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग और कोई वोल्टेज की बैटरी या ईएमएफ की बैटरी नहीं ले सकते। इन जनरल कार बैटरीज 12 वोल्ट की होती हैं, उनकी जो करंट की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो हम 9 वोल्ट की बैटरीज भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरीज लेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। यानी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स बनाऊँ, लेट्स से ये दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, और मैं इधर एक वोल्ट मीटर लगा दूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इस पूरे नेटवर्क में कितना वोल्टेज गिर रहा होगा, तो वो 3 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं सीरीज़ में करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 36 वोल्ट्स। तो सीरीज़ में वोल्टेज एडअप होता है या सम अप होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ इन दोनों कन्फिग्रेशन में गाइस? इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है। जहाँ वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती वहाँ डेफिनेटली एक दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है जिसको हम कहते हैं करंट। तो गाइस यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, करंट यहाँ से डिवाइड होता है। यानी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अगर वोल्टेज सेम रहता है तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा ये होता है कि वोल्टेज सेम होने की वजह से करंट की जो वैल्यू है, जो ओवरऑल करंट, लेट्स से एक बल्ब इसके आगे मैं लगाता हूँ, वो लेट्स से यूज़ करना चाह रहा था 3 एम्पेयर का करंट, तो हर एक बैटरी से वो एक एक एम्पेयर को डिवाइड करके निकालेगा, ठीक है, और वो उसको ओवरऑल यूटिलाइज़ करेगा और 3 एम्पेयर को अपने फुलफ़िल करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंपोनेंट है, जैसे लाइट बल्ब है या फ़ैन है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जल सकता है, वर्क कर सकता है, और ये सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉसिबल है। तो बैटरीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं इस तरीके से अगर आपको पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। लेकिन अगर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन होती है तो सीरीज़ का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो पीछे से एक बहुत पावरफुल, लेट्स से जाहिर सी बात है, मैंने अभी आप लोगों को एक बात समझाई थी कि ईएमएफ क्या होता है, पीछे से एक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती रहती है उतना तेज़ी से हम इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है स्पीड, अगर मैं लेट्स से कहता हूँ एक एग्जाम्पल लेते हैं बल्ब की, तो बल्ब पे अगर हम पहले 12 वोल्ट का बल्ब, एक सिंपल बल्ब के ऊपर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे, तो उससे होता क्या है कि वो एक नॉर्मल ब्राइटनेस पे जल रहा था।
लेकिन अगर हमने सीरीज़ कन्फिग्रेशन लगाई 12 वोल्ट की, लेट्स से 36 वोल्ट्स की मैंने ओवरऑल कन्फिग्रेशन लगाई, तो उससे होगा क्या कि बल्ब को अब 36 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। ये एक सेंस में डेंजरस भी है क्योंकि बल्ब अब और ब्राइटर जलेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि बल्ब को जितना नेसेसरी वोल्टेज रिक्वायर्ड था प्रॉपर वर्क करने के लिए, उससे आप डबल ट्रिपल दे रहे हैं, जिससे बल्ब डैमेज हो सकता है। तो याद रखना है कि रेटेड वोल्टेज की वैल्यू ही गिवन हो तो ज़्यादा सही है। जैसे कि अगर हमारे पास घरों में 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है और अगर लेट्स से वोल्टेज अप एंड डाउन होने की वजह से ज़्यादा वोल्टेज चला जाए अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो वो कंपोनेंट या वो वर्किंग अप्लायंस ख़राब हो जाती है। तो तभी हम लोग यूजुअली घरों में अपने स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि हम उस वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सकें। ओके गाइस, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। लेट्स से कि मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। वो है ये कि आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है, एक और 3 वोल्ट की बैटरी है, दोनों को मैंने सीरीज़ की कन्फिग्रेशन में लगाया है। तो ओवरऑल इसका नेट वोल्टेज या टोटल वोल्टेज कितना होगा? इट्स विल बी 3 + 3 विच इज़ 6 वोल्ट्स। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने एक ऐसे लगाई, फिर एक ऐसे लगाई, लेकिन अब मैंने एक नेगेटिव की यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। यानी अब मैंने एक ये 3 वोल्ट था, लेट्स से ये भी 3 वोल्ट है, ये लेट्स से 2 वोल्ट की बैटरी को मैंने सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में लगाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसकी पोजीशन को उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि सीरीज़ में सारे वोल्टेजेस ऐड होते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए कि जहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है, तो उससे क्या होता है कि हमें नए वाले जो वोल्टेज को हम लगाते हैं या लेट्स से नई वाली बैटरी को जो हम जहाँ लगाते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी हमारे पास टोटल वोल्टेज इस बार क्या होगा? 3 वोल्ट + 3 वोल्ट -2 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 - 2 विच विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये वाली कन्फिग्रेशन आपको 4 वोल्ट का टोटल वोल्टेज देगी, लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ का। यहाँ तक बात होपफुली आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ ओम्स लॉ। ओके गाइस, तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर विच इज़ ओम्स लॉ। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, हम लोग अब आएंगे ओम्स लॉ के ऊपर। ये ओम्स लॉ होता क्या है और ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है और हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बड़ा अजीब सा एक नाम है, इट्स बेसिकली आफ्टर साइंटिस्ट। पर अब यहाँ पे हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैं एक थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ कि हम लोग अगर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, और अगर हम लोग लेट्स से हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग एक एमीटर को सीरीज़ में यहाँ लगा देते हैं, और वो सीरीज़ में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। बेसिकली हम उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो पूरे सर्किट की सीरीज़ के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, लेट्स जस्ट से कि अब आप लोगों के पास यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट है, और हम ये इमेजिन करते हैं कि अभी जो एक रजिस्टर लगा है वो एक फ़िक्स्ड रजिस्टर है। फ़िक्स्ड रजिस्टर का बेसिक मतलब ये होता है कि उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, जितनी है उतनी रहती है। लेट्स से मैं उसकी वैल्यू आपको दे देता हूँ, वो है 20 ओम्स। ठीक है, ये 20 ओम्स का एक फिक्स रजिस्टर है। अब यहाँ ओम्स लॉ की बात क्या है? अगर आप लोग ने खुद नोट किया हो कि हम अगर एक बल्ब लगाते हैं और उस बल्ब को ऑन करते हैं तो विद टाइम वो बल्ब हीट अप करता है, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनमें करंट फ्लो करता है वो कुछ टाइम बाद हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट क्या है? विद टाइम एक हर एक कंपोनेंट में हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है वो बात की कहानी है। हम लोग अभी सिर्फ एक बात करेंगे कि यहाँ पे हम टेम्परेचर के फैक्टर को नोट करेंगे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जब थोड़े टाइम तक काम करता है या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो विद टाइम उसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज करना शुरू करता है। पहली बात। दूसरी बात पे आता है हम, यहाँ पे ओम्स लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अगर हम देखें तो वो ये है कि जैसे जैसे हम पीछे से करंट फ्लो करवा रहे हैं या चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी रेजिस्टर हो या कोई भी कंपोनेंट हो उस करंट को यूटिलाइज करता है, यानी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या लेट्स से मैं लाइट की एग्जांपल लेता हूँ, हम एक लैंप ले लेता है, वो उसको लाइट में कन्वर्ट करता है। कुछ टाइम बाद आपका वो बल्ब गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अकर होती है। अच्छा, वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तो नहीं होती है खैर, इन अ सेंस उसको हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन आने शुरू हो जाती है वैल्यूज़ के अंदर, और वो जो वैल्यू है जिसके अंदर वेरिएशन आती है वो उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। अब बात करते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ओम्स लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, provided that all other physical conditions such as temperature are kept constant। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक कंडक्टर के अंदर, एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं और करंट और वोल्टेज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज लॉन्ग एज फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशंस में जिस कंडीशन को हम सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। तो अगर इस रेजिस्टेंस को सेम रहना है तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखना होगा। अगर वो फिज़िकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रही, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। हर कंपोनेंट में अलग तरीके से एक वैल्यू आती है। तो आज हम लोग ओम्स लॉ की इस पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ में बेसिकली इस वैल्यू में चेंज किस तरह आता है, यानी रेजिस्टेंस में किस तरह चेंज आता है जैसे जैसे टेम्परेचर में फ़र्क आना शुरू होता है। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन, अगर मैं लेट्स से आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, एक मैंने दो क्वांटिटीज़ का ग्राफ बनाया, लेट्स से अभी मैं v और i का ही ग्राफ बनाता हूँ और हमें पता चल गया कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें पास एक इक्वल टू लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, और इस तरीके से हमारी वैल्यू बनती है, यानी फॉर्मूला बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी, या लेट्स से अगर कोई भी चीज़ एक दूसरी चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ किस तरह बनता है। ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, सही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा 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 बिल्कुल ओम्स लॉ कहता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ओम्स लॉ की सजेशन ये है कि ये तब तक रहेगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। गाइज, वी ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट या स्लोप हम हर एक ग्राफ के अंदर निकालते हैं। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि अगर ये आपका ग्राफ है और मैं इस ग्राफ के दो पॉइंट्स लेता हूँ, लेट्स से 0,0 एंड लेट्स से मैं एक और पॉइंट अपनी तरफ से ले लेता हूँ, वो ये वाला है 2 and 4, सही है। मैं कहता हूँ मुझे इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल के दें। तो ग्रेडियंट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला जो हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में पढ़ते हैं, विच इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आपको उसका स्लोप बता देगा या ग्रेडियंट की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4/2 यानी 2 का ग्रेडियंट आ रहा होगा, यानी हमारा स्लोप जो आएगा वो 2 आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये 2 इस ग्राफ में किस वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। वो वैल्यू है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है v = KI। अब हमने यहाँ पे एक जो बात बोली है वो ये बोली है कि k एक कांस्टेंट है। अगर k एक कांस्टेंट है और हम ओम्स लॉ ओबे करवा रहे हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स रेजिस्टर की वैल्यू हो सकती है, यानी वो वैल्यू रेजिस्टेंस होती है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा नया फॉर्मूला बनता है, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, वो है v = IR। गाइस, ये है आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो आप लोगों को मेमोराइज करना है। नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर हमें वी आई का ग्राफ दे दिया जाए और हमें वी की वैल्यूज़ दे दी जाएँ और आई की वैल्यूज़ दे दी जाए, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ कि ये जो लेट्स से कि सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर था या ऑब्जेक्ट था जो भी लगा हुआ था, उसके अक्रॉस का हमने वोल्टेज मेजर किया और उसके अक्रॉस का हमने करंट मेजर किया। जब हमने वोल्टेज और करंट मेजर किया, हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया। जब हम उसकी स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ का ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा हमें एक ही चीज़ बताएगा कि स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे मतलब है कि आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ बना है वो ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को ओमिक
कंडक्टर का नाम देते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर वो ग्राफ या ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, ये आगे जाके लेट्स से ऐसे बेंड कर जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये बात याद रखनी है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें कर्व बन रही हो या आगे जाके वो बेंड हो रहा हो, तो इससे ये बात पता चलती है कि वो ग्राफ अब या वो कंपोनेंट अब ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, ज़रूर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है। आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वी आई का, तो समझ जाना है कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है और वो ओम एक कंडक्टर है। और अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, एक कर्व ग्राफ आता है और वो आगे जाके लेट से चेंज हो रहा होता है, तो ये बात याद रखनी है कि वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिंपल सी बात, एक सिंपल सी चीज़ देता हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सही है, तो ये बात याद रखनी है कि अगर वी आई का ग्राफ है आपका, ये वी है, ये आई है, ये वी है, ये आई है, हो गई, तो यहाँ पे ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हो जाएगा, ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ग्राफ से हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। ओके गाइस, अब हम लोग अपने ओम्स लॉ की इस डिस्कशन में थोड़ा सा और फॉरवर्ड जाएंगे। यानी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमने ग्राफ्स के ऊपर बात कर ली, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के ऊपर बात कर ली, हम लोगों ने कर्व ग्राफ के ऊपर बात कर ली। अब थोड़ा इसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो वी आई का आपके सामने एक ग्राफ गिवन है और इससे हमें ये बात पता चल रही है कि जो वी आई का ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो डेफिनेटली ये एक ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, तो ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप इसमें से ग्रेडियंट कैलकुलेट करके दें, या लेट्स से ओम्स लॉ अगर ओबे कर रहा है तो हमें सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि v इज इक्वल्स टू आई आर हमारा फॉर्मूला लगेगा वहाँ जहाँ ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। अच्छा, जहाँ ओम्स लॉ नहीं भी ओबे हो रहा, हम वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक्स को हम लोग ज़रा कवर अप करते हैं। लेट्स से v इज इक्वल्स टू आई आर इज़ द फॉर्मूला और हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो r इज़ बेसिकली v डिवाइडेड बाय i विच इज़ बेसिकली द रेशियो। तो हम लोग अगर ग्रेडियंट निकालेंगे इस ग्राफ का, तो ग्रेडियंट से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन गाइज लेट्स से कि मैं थोड़ा ग्राफ की वैल्यूज़ को रिवर्स करता हूँ। यहाँ पे मैं i लेता हूँ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे मैं वोल्टेज लेता हूँ। स्टिल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सही है। ये बात याद रखनी है, जब भी एक्सिस की वैल्यूज़ एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी लेट्स से वाई एक्सिस पे आपके पास करंट आ जाता है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आ जाता है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अब जो ग्रेडियंट निकलेगा वो आपको आर की वैल्यू नहीं देगा, वो आपको 1/r की वैल्यू देगा, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ आर इन अ सेंस। तो हम लोग को ये बात याद रखनी है कि ग्राफ्स के एक्स एंड वाई एक्सिस को सही से नोट करना है। अगर आपने वैल्यूज़ को सही से नहीं देखा तो आप लोग खुद फंस सकते हैं पेपर में। अब लेट्स से मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप बताइएगा होगा क्या। सिंपल सी बात, मैंने आपके सामने दो ग्राफ्स बनाए, एक रेड लाइन का, सही है, एक ब्लू लाइन का। लेट्स से कि ब्लू लाइन इज़ ए एंड रेड लाइन इज़ बी, और ये जो ग्राफ है ये वी आई का है। सेम ग्राफ मैं इसका एक और बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं आई वी ग्राफ बनाऊँगा, सही है। और इस बार मैंने रेड लाइन का ग्राफ लिया है, फिर से मैंने इस बार लेट्स से इस बार इधर मैंने इसको फिर से बी का नाम दिया है और इधर मैंने जो नाम दिया है वो ए का दिया है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे पहली बात तो नोट करनी है कि दोनों ग्राफ्स ओम्स लॉ ओबे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ग्राफ के जो ग्रेडियंट्स होंगे वो हमें ओम्स लॉ की यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे, लेकिन एक ग्राफ यानी ये वाला ग्राफ हमें जो ग्रेडियंट की वैल्यू देगा वो 1/r की देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ए की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या बी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो अगर हम स्लोप के एनालिसिस पे जाएं मैथमेटिक्स के, तो जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो बी का स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और ए की जो रेजिस्टेंस है वो कॉरस्पॉन्डिंग कम है क्योंकि उसका स्लोप कम है। लेकिन यही एनालिसिस जब हम दूसरे वाले ग्राफ के ऊपर करते हैं जो आई वी ग्राफ है, जहाँ पे ग्रेडियंट रेसिप्रोकल होता है 1/r का, तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे b की जो वैल्यू है या b का जो रेजिस्टेंस है वो कम है
और ए की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है क्योंकि रेसिप्रोकल हैं दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये बात सबको पता होनी चाहिए कि ग्राफ के एनालिसिस में ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ें लाई करती हैं। अगर गलती से भी कोई भी वैल्यू एक्सचेंज हो गई और पेपर में आप लोगों ने फोकस नहीं किया तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि इससे आपकी वैल्यूज़ गलत आएंगी और फिर आप उन्हीं वैल्यूज़ को आगे ECF के थ्रू मार्क्स ले रहे होंगे। तो पॉइंट मेरा ये है कि मेक श्योर दैट योर आइज एंड ईयर्स आर ओपन। ओके, तो अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करंट इन अ 5 ओम रेजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर इज 2.5 वोल्ट्स। अगेन हम लोग V इज इक्वल्स टू IR लगा सकते हैं, सही है। V की वैल्यू 2.5 है, I को हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू है 5। तो जब भी हम 2.5 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I विच इज़ 0.5 एम्पियर्स। ओके, तो अब हम लोग आज के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। अच्छा गाइस, रेजिस्टिविटी पढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपका पुराना सारा कंसेप्ट क्लियर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बारे में आपको नहीं पता तो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोस और उसके बाद उसका बेसिक कंसेप्ट लेके फिर इस वीडियो को देखें। रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट बेसिकली ये होता है कि हर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, और हर मटेरियल एटॉमिक लेवल पे डिफरेंट तरीके से उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो एक अलग तरीके से बना हुआ होता है। तो आप कह नहीं सकते कि अगर एक कॉपर एक मेटालिक कंडक्टर है वो करंट इतना अच्छा कंडक्ट करता है, तो यही अगर मैं लेट्स से एक इंसुलेटर की वैल्यू एक इंसुलेटर ले लेता हूँ लेट्स से, तो वो भी अच्छा करंट कंडक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट की बनावट इन अ सेंस डिफरेंट होती है। तो रेजिस्टिविटी वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हर मटेरियल की अलग अलग होती है, जो ये डिफ़ाइन करती है कि अगर वो बढ़ती है कम होती है तो उससे रेजिस्टेंस पे इसकी क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल रो यानी ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। और आर बेसिकली हमें पता है रेजिस्टेंस है। गाइस ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क है। एल यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू या लेंथ को नाम देंगे, ए हमारे पास एरिया होता है। हमारे पास इस पूरी इन चारों क्वांटिटीज़ को मिला के एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन लेट्स से रो एल अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का और मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक कॉपर है, सही है, और लेट्स से दूसरा एल्युमिनियम है या लेट्स से ब्रास है, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा डिपेंड करती है, लेंथ एंड एरिया पे भी डिपेंड करती है, वो फिजिकल डिमेंशंस हैं। लेकिन आज हम लोग इस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि रो एल अपॉन ए होता क्या है। ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर जो आप लोगों को मेमोराइज करना है। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आर इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए इज़ द वैल्यू। सही है, हमने बता दिया कि रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी है, एल इज़ द लेंथ, ए इज़ द एरिया। तो अगर मैं लेट्स से कहता हूँ मुझे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर निकालनी है और मैं कहता हूँ कि उसकी मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं लेंथ की वैल्यू बढ़ाऊंगा यानी लेंथ में जितना ज़्यादा एक कंडक्टर का या कॉपर का बढ़ाता रहूँगा तो उससे उसकी रेजिस्टेंस पे क्या होगा, हम प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम उसका एरिया बढ़ाएंगे यानी उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे, पहले छोटा था फिर और बड़ा कर दिया, तो इससे होगा क्या कि आपकी एरिया की वैल्यू बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आएगी, बिकॉज इट्स इन्वर्सली रिलेटेड। लेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एरिया इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये बात आप सबको याद रखनी है। अब हम आते हैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात पे। तो हमें रिलेशन की वैल्यू पता चल गई कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ के साथ देखा जाए तो डायरेक्टली रिलेटेड है और अगर रेजिस्टेंस एरिया के साथ देखा जाए तो इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा, तो इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आगे हम इसको ज़रूर देखेंगे कि हम क्वेश्चंस में इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करना सीखेंगे।
ओके, तो अब हमारे पास इस फार्मूला की वैल्यूज़, लेट्स से ये हमारा फार्मूला आ गया। हमें पता है कि फार्मूला में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो ओम मीटर लिखा है ये इसका यूनिट है, ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब ज़रा हम एक कंपैरिजन करते हैं दो वायर्स का, वायर पी एन क्यू का, फिर वायर एस एन टी का। वायर पी एंड वायर एस को अगर देखा जाए, दे आर ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया। वायर क्यू का एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है। वायर टी का लेंथ ज़्यादा है, एरिया कम है। सही है, तो पहले हम वायर पी एंड क्यू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थिनर वायर्स पी हैव हायर रेजिस्टेंस देन थिकर वायर्स, यानी क्यू से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होगी वो पी की होगी, क्योंकि उसकी लेंथ देखा जाए तो वो थिन है, यानी पतली है। एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। सही है, यहाँ पे हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एरिया का कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एरिया का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पी का जो एरिया है वो कम है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होगी, और क्यू का एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो थिनर वायर्स, यानी जितनी पतली वायर्स होंगी उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू थिकर वायर्स फॉर सिमिलर लेंथ्स, दैट इज़। और अब हम वायर एस एंड वायर टी के ऊपर बात करना है। वायर एस एंड वायर टी की लेंथ्स के ऊपर हम लोग बेसिक एनालिसिस करना है। यहाँ पे एस जो वायर है वो कंपैरेटिवली लेस है, यानी उसकी लेंथ थोड़ी कम है। लेंथ कम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम वाई टी के ऊपर बात करें, उसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी ज़्यादा होगी। होपफुली अब आप लोगों को इस रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों से आप लोगों से एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज का पैटर्न होता क्या है। अब हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ये R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन है ये रेजिस्टिविटी का, तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन इट, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स, यानी एक लेंथ गिवन है आपको। मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन में हर चीज़ मार्क करके रखें। क्रॉस सेक्शन एरिया है 1.2, यानी एरिया की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स, यानी एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर्स है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है। डिटर्मिन इट्स रेजिस्टिविटी, फुल स्टॉप। पहले तो हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रो की वैल्यू नहीं गिवन है। तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, एन डिवाइडेड बाय एल। सो दिस इज द न्यू फार्मूला, या बेसिकली एक कन्वर्टेड फार्मूला है टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने आर की वैल्यू रखी, एरिया की वैल्यू रखी और लेंथ की वैल्यू रखी, हमारा आंसर आ गया 1.6 10⁻⁷ ओम मीटर। मेक श्योर कि यूनिट आपने करेक्ट लगाना है, अगर यूनिट करेक्ट नहीं लगाए तो प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ तक सबको होपफुली रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना आ गई होगी, बिकॉज इट्स रियली सिंपल, इसमें और कोई चीज़ है नहीं। अब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट आता है। इन्होंने बोला है डिटर्मिन इट्स रेजिस्टिविटी, उसके बाद बोला है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर्स। अब हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक कॉपर वायर्स दे दी जाएंगी। हमने जनरल एक कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब उसके बाद हम नई कॉपर वायर्स लेंगे और उनकी लेंथ और एरिया में वेरिएशन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि लेंथ और एरिया की वेरिएशन से नई रेजिस्टेंस क्या निकलती है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना है, इन्होंने हमसे रेजिस्टिविटी क्यों पहले निकलवाई। वजह, रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक होती है, यानी वो चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल सेम है। हम उसी रेजिस्टिविटी की वैल्यू को बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमने उसको एक बार निकाल लिया। लेकिन लेट्स से अगर मैं कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लेता, लेट्स से ब्रास लेता है, कोई दूसरा कंडक्टर ले लेता, तो वहाँ पे मुझे पहले उसकी रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए थी, फिर ही हम उसके बाद उसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमने रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब हम लोग पहले पार्ट पे आते हैं। अब हमें नई कॉपर वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है जिसकी लेंथ 2.5 है। याद रहे पहले 1.5 थी, अब लेंथ चेंज कर दी है और क्रॉस सेक्शन एरिया वही रखा है। तो जब हम ये काम करते हैं, हमें पता है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे रो एल अपॉन ए,
रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास 1.6 थी, 10⁻⁻7, सही है। लेंथ हमारे पास नई क्या आ गई है 2.5, हम उसको यहाँ रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं एरिया से, विच इज़ 1.2 10⁻⁻7, सही है। इससे हमारे पास रेजिस्टेंस की नई वैल्यू आएगी जो इस वाली कॉपर वायर के लिए होगी जिसकी लेंथ 2.5 थी और उसका एरिया 1.2 10⁻⁻7 था। रिमेंबर हमने सेम रेजिस्टिविटी की वैल्यू नीचे यूज़ की है क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक होती है, वो चेंज नहीं होती जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता। तो हमारे पास आंसर इसका आ रहा होगा 3.3 ओम्स, ठीक है। ये हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। एक और तरीका है मैथमेटिकली, क्योंकि कांस्टेंट्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी हम लोग सिंपलिस्टिक मैथड्स को फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि फॉर्मूला यूज़ किस तरह होता है। तो 3.3 इज़ द आंसर। नाउ पार्ट बी इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। पार्ट बी में कुछ नहीं है, हमने लेंथ को 1.5 रखा है और इस बार एरिया को हमने डबल किया है, यानी चेंज किया है। तो एरिया चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा अगर हम लेंथ सेम रखते हैं इनिशियली। रेजिस्टिविटी अगेन वही रखनी है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। तो मेक श्योर दैट यू कैलकुलेट दिस एंड सेंड मी द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे और हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।